आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का 2021 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 सोल्व करवाऊंगा, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, 3 नंबर के और 2 नंबर के। पार्ट 2 मैं पहले ही सोल्व कर चुका हूं, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमेशा हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सोल्व करने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि के घटकों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित आंसर देखिए इसका। शारीरिक पुष्टि के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं। पहला है गति। गति से अभिप्राय मनुष्य की उस योग्यता से है जो किसी भी स्थिति में कम से कम समय लेकर अपने कार्य को पूरा करती है। गति दूसरे शारीरिक योग्यता अंगों जैसे शक्ति तथा सहनशीलता से भिन्न है। यह नाड़ी प्रणाली पर आधारित है। गति को साधारणतः लगभग 20% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि गति बहुत सारी बातों पर आधारित होती है। भिन्न भिन्न खेलों में गति भिन्न भिन्न किस्मों में देखने को मिलती हैं। सभी खेलें तेज तथा विस्फोटक मूवमेंट पर आधारित होती हैं। दूसरा पॉइंट देखें, शक्ति। शक्ति शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक है। शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों तथा द्वारा उत्पन्न की गई वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कुछ कार्य कर सकते हैं। शक्ति को मापने के लिए पौंड या डायन का प्रयोग किया जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विस्फोटक शक्ति, दूसरा है गतिशील शक्ति और तीसरा है स्थिर शक्ति। तीसरा पॉइंट है सहनशीलता या धैर्य। शारीरिक शक्ति के क्रियान्वयन में यह एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह मनुष्य के शरीर की वह विशेषता है जिसके आधार पर वह किसी कार्य को बिना रुके लंबे समय तक संपन्न करने का सामर्थ्य रखता है। सहनशीलता हमारे शरीर की थकावट का प्रतिरोधी परिणाम है। यह प्रत्येक खिलाड़ी के लिए अपने कौशल प्रदर्शन हेतु अनिवार्य गुण है। सहनशीलता मनुष्य के जीवन निर्माण में सहायक होने के साथ साथ उसे उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती हैं तथा विभिन्न हृदय रोगों से सुरक्षा भी देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, स्फूर्ति या चुस्ती। यह मानव शरीर का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा वह अपने शरीर को किसी भी दिशा में सफलतापूर्वक मोड़ सकता है। ऐसा करने में मांसपेशियां काफ़ी सहायक होती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण व हुनर की भी आवश्यकता होती है। एक स्फूर्ति वाला खिलाड़ी प्रत्येक खेल में अपने श्रेष्ठ हुनर का प्रदर्शन करता है तथा साथ ही साथ लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बनता है। कुश्ती, कबड्डी, ऊंची छलांग, बास्केटबॉल व फुटबॉल जैसे खेलों में यह गुण परम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गति के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। एक खिलाड़ी की गति पूरी तरह से उसकी नाड़ी संस्थान पर निर्भर करती है। यह एक जन्मजात गुण है और चाहे कितना भी अच्छा कोच क्यों ना हो, वह एक धावक की गति को 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। कुल मिलाकर धावक की गति उसके हल्के शरीर का उपहार है। गति को बढ़ाने की 2 प्रशिक्षण विधियां हैं। पहली है त्वरण विधि। यह विधि छोटी दौड़ों के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़, जहां एक खिलाड़ी 6 सेकंड में अधिकतम गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रशिक्षण में 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है: सही पोजीशन, अच्छी शुरुआत और अच्छी फिनिश। इस विधि में पहले छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की जाती है और बाद में लंबे कदम भरे जाते हैं। यह क्रिया 10 से 15 बार दोहराई जाती है। अगली विधि है पेस विधि। यह विधि मध्यम दौड़ों के लिए उपयोगी है, जैसे 800 मीटर, 1500 मीटर दौड़। इस विधि में धावक की गति, सहनशीलता पर ध्यान दिया जाता है तथा एक दिन के अंतराल पर मुकाबले की ज़रूरत अनुसार 4200 से 4500 मीटर तक दौड़ाया जाता है। सहायक धावक या कोच विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन करते हैं। आजकल ट्रेडमिल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में एक ही गति को बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आंसर देखें। प्राचीन ओलंपिक खेलों को रोमन बादशाह की ओर से बंद करवा दिया गया था, परंतु वे खेलें समूचे विश्व के लिए पवित्र संदेश छोड़ गई थी कि सच्ची विजय मित्रता, प्यार और शक्ति से दिलों को जीतने में है। यह पवित्र भावना लोगों के दिलों में कोई भी बादशाह न मिटा सका।
प्राचीन ओलंपिक खेलों में पवित्र ज्योत जलती थी जो लोगों के मन में शताब्दियों तक जलती रही। एक दिन यह ज्योति नवीन ओलंपिक खेलों के रूप में विश्व में प्रकाशमान हुई और आज तक जगमगा रही है। नवीन ओलंपिक खेलों को आरंभ करने का श्रेय एक पवित्र आत्मा को जाता है जिसका नाम है बैरन डी कोबर्टिन था। लगभग 14 शताब्दियों तक ओलंपिक खेलें विश्व के खेल नक्शे से अदृश्य रहीं। सन 1829 को जापान और फ्रांसीसी पुरातत्व वैज्ञानिकों ने ओलंपिया स्थान की खुदाई करवाई तो वहां मंदिर और ओलंपिक स्टेडियम के निशान मिल गए जहां प्राचीन ओलंपिक खेलें हुआ करती थी। ये वैज्ञानिक केवल खोजकर्ता थे। इनका कार्य पुरानी घटनाओं स्थानों और वस्तुओं को ढूंढने पर आधारित था, परंतु इन ऐतिहासिक स्थानों की निशानदेही ने लोगों के अंदर ओलंपिक खेलों की भावना को और जागृत कर दिया। बैरन डी कोबर्टिन नवीन ओलंपिक खेलों के निर्माता माने जाते हैं। सन 1889 में अमेरिका गए। वहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक आरंभ करने की सलाह रखी। बहुत सारे खेल प्रेमियों ने उनके विचारों की प्रशंसा की और उनकी सहायता करने का वचन दिया। वे खेलों द्वारा सुंदरता, स्वास्थ्य, मनोरंजन और भाईचारा बढ़ाना चाहते थे। 16 जून 1894 को एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने ओलंपिक योजना रखी गई जिसके लिए सब ने सहमति प्रदान की। 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ओलंपिक खेलें करवाने की तिथि रख दी गई। इन खेलों को प्रारंभ करने के लिए वही देश यूनान चुना गया जहां पर प्राचीन ओलंपिक खेलें हुआ करती थीं। सन 1896 को प्रथम ओलंपिक खेलें यूनान के शहर एथेंस में प्रारंभ की गई। 13 राष्ट्रों के 289 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब तक 32 आधुनिक ओलंपिक खेलें हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अर्जुन पुरस्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर देखें। इसकी शुरुआत सन 1961 से की गई। इस पुरस्कार का पात्र बनने के लिए किसी खिलाड़ी का पिछले 3 वर्षों का निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन होने के साथ साथ वर्तमान वर्ष के लिए भी श्रेष्ठतम प्रदर्शन होना चाहिए। यही नहीं अपितु उसके प्रदर्शन में नेतृत्व, अनुशासन तथा खेल भावना की परिलक्षित होनी चाहिए। महाभारत के एक पात्र अर्जुन से प्रेरित यह पुरस्कार एक कांस्य प्रतिमा एवं सम्मान पत्र तथा 5 लाख की नकद राशि के रूप में वितरित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अभी तक विभिन्न खेल क्षेत्रों से कुल 649 विशिष्ट प्रतियोगियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस पुरस्कार की पात्रता पाने के लिए निम्नलिखित विशेष नियम निर्धारित किए गए हैं। पहला नियम देखें। भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। भारत सरकार राष्ट्रीय खेल संघों को आदेश देकर एक निश्चित तिथि तक पात्र खिलाड़ियों की सूची पेश करने को कहती है। यह तारीख सरकार द्वारा परिवर्तित भी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है खिलाड़ियों की सूची न मिलने की स्थिति में सरकार किसी विशेष खिलाड़ी को भी पुरस्कृत कर सकती है। नेक्स्ट है इस पुरस्कार को वितरित करने का समय व स्थान तय करने का विशेषाधिकार सरकार के पास है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय संघ अपने अपने क्षेत्रों से किन्हीं 3 पात्र खिलाड़ियों के नाम सरकार को प्रस्तुत कर सकता है। भारत सरकार के अंतिम निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फास्टलैग प्रशिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। फास्टलैग एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है खेल गति। यह विधि ओ एस्ट्रैंड ने पेश की थी। यह प्रशिक्षण क्रॉस कंट्री धारणा पर आधारित है जिसके तहत खिलाड़ी को स्वयं अपने लिए एक लंबा या छोटा प्राकृतिक मार्ग चुनना पड़ता है जिस पर वह धीमी गति से दौड़ता रहता है। इन मार्गों में पहाड़, सड़क या खेत कोई भी स्थान शामिल हो सकता है। खिलाड़ी बीच बीच में स्प्रिंट लगाकर या जॉगिंग द्वारा विश्राम भी कर सकता है तथा अपनी इच्छा अनुसार गति व व्यायामों को चुन सकता है। इस विधि में थकान पर विजय पाने पर अधिक बल देते हैं ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। इस प्रशिक्षण विधि के लाभों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है यह
विधि रचनात्मकता का विकास करती है। दूसरा, यह प्राकृतिक प्रेरणा प्रदान करती है जिससे जिससे उकताहट नहीं होती। नेक्स्ट है, यह विधि शारीरिक शक्ति व सहनशीलता का विकास करती है। इससे प्रशिक्षु का चहुमुखी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाओं का क्या महत्व है, वर्णन करें। आंसर देखें, स्वास्थ्य मानव की सबसे बड़ी पूंजी है। इस तथ्य से हम सभी परिचित हैं। स्वास्थ्य के बल पर ही मानव समाज व राष्ट्र की प्रगति संभव है। इसलिए इस तथ्य के महत्व को समझते हुए विद्यालयी स्तर पर ही ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा है जहां विद्यार्थियों को अनेक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जा सके। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को संक्रामक व मौसमी रोगों व कुपोषण जैसी नकारात्मकताओं के विरुद्ध जागरूक किया जाता है, जिससे उनके माता पिता का सहयोग भी निहित होता है। विद्यार्थियों के साथ ही पूरे स्कूली स्टाफ को भी इन सेवाओं का भरपूर लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मोच क्या है, मोच के कारण लिखिए। मोच, किसी जोड़ के तंतुओं के फट जाने को मोच कहते हैं। कारण, मोच आने के संभावित कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, खिलाड़ी का पैर ऊंचे नीचे स्थान पर टिक जाना। नंबर 2, किसी गीली चिकनी सतह पर खेलने से पैर फिसलकर मोच आ जाती है। नंबर 3, अखाड़ों की मिट्टी की गुड़ाई ठीक प्रकार से न होने से इसकी संभावना बढ़ती है। नंबर 4, आवश्यक प्रशिक्षण की कमी के कारण। नंबर 5, कमज़ोर जोड़ों पर अधिक दबाव पड़ने से। और नंबर 6, शरीर को उचित प्रकार से न गरमाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, समाज शास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशियस तथा ग्रीक भाषा के लोगस शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है समाज का विज्ञान। मनुष्य एक सामाजिक जीव है जिसके कारण उसे अपने जीवन यापन के लिए समाज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, परिवार से आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर देखें, शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टिकोण से परिवार शब्द लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से निर्मित हुआ है जिसका अर्थ है सेवा करने वाला। इससे स्पष्ट है कि सेवा भावना द्वारा परस्पर संबंधित कुछ व्यक्ति समूह द्वारा परिवार की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम का अर्थ स्पष्ट करें। आंसर देखें, प्राणायाम शब्द संस्कृत के 2 मूल शब्दों से बना हुआ है। प्राण जिसका अर्थ है जीवन शक्ति तथा आयाम जिसका मतलब है विस्तार। अतः प्राणायाम का अर्थ है जीवन शक्ति का विस्तारण।